बी क्लासेस अंतर्गत साइंस ऑफनेट द्वारा कंप्यूटर के क्लास का आज शुरुआत है। इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, चौथा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ हम लोग टच करेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर वायरस क्या होता है उसके बारे में चर्चा होगा। इंटरनेट जो कि आज का बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर बारे में चर्चा होगा। देन कंप्यूटर का नेटवर्क सिस्टम किस तरह से कार्य करता है उस पर बारे में बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस विंडो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताया जाएगा। और सर्वर क्या होता है इसके बारे में चर्चा होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हम लोग कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन टेक रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस दिस डाटा under the control of. First of all, first point is what is computer? Computer is an advanced electronic device which can give data as input from the user and process the data under the control of set of instructions called programs and give the result that is output and save the output for the future use. Input means giving data to the computer memory. Data means the instruction that we give to the computer memory and the data is given with the help of keyboard. So keyboard is called input device and output means the result. Result is displayed onto the monitor. So monitor is called output device. The difference between input and output is basically that input means giving data to the computer memory, output means the final result that we get after the processing. The first point is history of computer. The history of computer starts from भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा डेसिमल सिस्टम का विकास किया गया था। यह 09 का आधार है तथा बाइनरी नंबर प्रणाली 01 का सर्वप्रथम ज्ञान विवरण प्रस्तुत किया। यदि आर्यभट्ट द्वारा डेसिमल सिस्टम का आविष्कार नहीं किया जाता तो आज हम लोग जिस रूप में कंप्यूटर को देख रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। तो आर्यभट्ट ने भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का ही देन है कि आज हम लोग 0 और 1 या बाइनरी सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। एबेकस बेसिकली एक कैलकुलेटिंग फ्रेम है जो कि 5000 साल पहले चाइना में जिसका आविष्कार हुआ था और यह संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोतियों के साथ कई छड़ थे। इसमें बेसिकली यह एक शुरुआती दौर का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि पुराना स्लेट के तरह होता था जिसमें मोती लगे रहते थे। नेपियर बोन स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया। लॉग्स के प्रयोग से किसी भी गुना को कम समय में हल किया जा सकता था। 1662 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया जो एक यांत्रिक मशीन था। यह 10, 100 एवं 1000 के साथ जोड़ने घटाने का काम कर सकता था। ब्लेज पास्कल द्वारा ही कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया जो कि जोड़ने और घटाने में सक्षम था। उसके बाद 1882 में चार्ल्स बेबेज का उदय हुआ। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया और उन्होंने 1937 में स्वचालित कंप्यूटर की परिकल्पना की थी जिसे धन की कमी होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता और इसी काम को आगे बढ़ाया हर्मन होलियर्थ ने जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे और इन्होंने पंच कार्ड मशीन बनाया जो कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा को दर्ज करने में सक्षम था। जिस तरह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है उसी तरह से लेडी आडा अगस्टे को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि वो एक पहली महिला थी जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कंप्यूटर का जनरेशन। कंप्यूटर जिस रूप में आज हम लोग देख रहे हैं वो आज अचानक हमारे पास नहीं आया, बहुत समय लगा उसे। तो हम लोग जो जनरेशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन हमारा स्टार्ट होता है 1946 से लेकर के 1956 का जो काल है वो प्रथम जनरेशन कंप्यूटर कहलाता है। इसमें कि सबसे पहला कंप्यूटर है वो इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका नाम था ENIAC। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसका इन्वेंशन किए थे JP एकर्ट और JW मैकली ने इनका आविष्कार किया था। और पहला जनरेशन जो कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। 1000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर में लगे हुए थे और सबसे बड़ा इसकी डिमेरिट थी कि हाई एनर्जी कंज्यूमर था, मतलब बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करती थी ये कंप्यूटर, जिसके कारण बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। साथ साथ इसका स्पीड भी बहुत कम था और ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को ही समझ पाता था। इस जनरेशन के जो मुख्य कंप्यूटर हुए
उनमें है इटसेक, जिसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इटसेक मतलब हो गया ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिले, एस फॉर स्टोरेज, ए फॉर ऑटोमेटिक, सी फॉर कैलकुलेटर। देन यूनिवैक, यूनिवैक मतलब हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद यूनिवैक 1 आया, IBM 701, IBM 650। यह कंप्यूटर में जो स्टोरेज थे वो मैग्नेटिक ड्रम था, स्टोरेज मीडिया इसका, और पंच कार्ड के द्वारा इसमें डाटा को सुरक्षित रखा जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली ये हम लोग जैसे यूजर के लिए नहीं था, लेकिन इसका बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिल सका क्योंकि ये कंप्यूटर मार्केट स्पेस बहुत ज़्यादा लेता था। एक कंप्यूटर रखने के लिए बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता था, जिसके कारण हम लोग का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ये कंप्यूटर का शुरुआत माना जाता है। प्रथम जनरेशन के बाद कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन, सेकंड जनरेशन का शुरुआत 1956 से 1964 के बीच के माना जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम शॉकी ने 1947 में किया। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की दुनिया में एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसके आने से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पहली जनरेशन की तुलना में भी बढ़ गई। साथ साथ ऑपरेटिंग करने के लिए इसमें, जैसे कि पहले वैक्यूम ट्यूब चलाने के लिए या पहले जनरेशन कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए दो व्यक्तियों द्वारा भी कंप्यूटर ऑपरेट हो जाता था। इस कंप्यूटर में जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बने वो है IBM 7094, यूनिवैक 1108, हॉनीवेल 400, CDC 1604, CDC 3600। डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप और डिस्क का भी प्रयोग इस जनरेशन में किया गया। साथ साथ डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रेन का प्रयोग इस जनरेशन में किया गया। मिला जुला के यह कहा जा सकता है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पहले जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में बिजली की खपत भी कम थी, जगह भी कम लेती थी, और साथ साथ पहले जनरेशन की तुलना में धीरे धीरे ये यूजर फ्रेंडली होते जा रहा था। द्वितीय जनरेशन के बाद कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन, जो कि 1964 से 1971 के बीच माना जाता है, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आईसी का खोज। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके खोज टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जैक किल्वी ने 1958 में किया था। इसके आविष्कार होने से कंप्यूटर का आकार पिछले दो जनरेशन की तुलना में बहुत ही छोटा हो गया, इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। सबसे पहला बार ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग इस जनरेशन में किया गया। साथ साथ इस जनरेशन के जो कंप्यूटर यूज हुए उसमें प्रोग्रामेबल डाटा प्रोसेसर 1, जिसको हम PDP-1 कहते हैं, उसके बाद PDP-5, PDP-8, ICL 2903, ICL 1900 और यूनिवैक 1108 जैसे कंप्यूटर थे। अर्थात जो तीसरा जनरेशन कंप्यूटर पिछले दो जनरेशन की तुलना में बहुत ही अच्छे स्पीड वाला कंप्यूटर था, और ये पिछले दो जनरेशन की तुलना में ज़्यादा स्पीड, बिजली के कंजम्पशन कम होती थी, रखने का जगह भी कम हो गया। धीरे धीरे ये कंप्यूटर सिंगल यूजर ऑपरेट कर सकता था, एक व्यक्ति एक बार में कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सकता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1985 के दौरान आता है, जिसमें कि ट्रांजिस्टर के बदले VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल हुआ, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। VLSI आने से CPU के एक ही चिप पर लाना संभव हो गया, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन की देन है। माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो MITS आया, क्योंकि पहला माइक्रो कंप्यूटर MITS कंपनी ने बनाया और जिसका नाम था एक्टियर 800, ACTAIR 800। उसके बाद ये कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली था, साथ साथ नेटवर्क सिस्टम को सपोर्ट करता था। आकार में पिछले जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन की तुलना में छोटा था। C++ जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, और इस जनरेशन के जो मुख्य कंप्यूटर थे IBM 4341, DEC 10, क्रे 1 जो एक सुपर कंप्यूटर था, क्रे XMP भी एक सुपर कंप्यूटर था, स्टार 1000, ZX, देन PDP-11 इत्यादि इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरेशन कंप्यूटर 1985 से लेकर वर्तमान जो जनरेशन है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है, वॉइस रिकॉग्नाइजर है, इमेज कंट्रोल है, साथ साथ VLSI के बदले ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, मतलब अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ एज ए माइक्रो प्रोसेसर। इस जनरेशन के कंप्यूटर का साइज बहुत ही छोटा हो गया और लो कंजम्पशन, बिजली की खपत भी कम हो गई,
मल्टीमीडिया सपोर्ट करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा स्टोरेज बहुत हाई हो गई। तो अब हम पहले जनरेशन की जब बात करते हैं, पहले के कंप्यूटर में तो डाटा केबी में होता था, एमबी में होता था, लेकिन अब अनलिमिटेड जीबी नहीं, टीबी में बात होता, टेराबाइट में डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। पहले के जनरेशन में डाटा जो पहले जो कंप्यूटर लगा रहता था, तो उसमें कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग होता था, तो हार्ड डिस्क केवल इंटरनल लगा रहता था। लेकिन अब जो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हो रहा है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अब जीबी में नहीं टीबी में आ रहा है। 32 टीबी का हार्ड डिस्क तक मार्केट में आ चुका है। इस जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुआ वो C++, ASP.NET इत्यादि का यूज़ हुआ, और जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक इत्यादि इसका इस्तेमाल हुआ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन हम 3 पार्ट में करते हैं, बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पस। टाइप के अनुसार पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। और साइज के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और पर्पस, बाय पर्पस के अनुसार हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कर सकते हैं, स्पेशल पर्पस कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं बाय टाइप। पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा जैसे दाब, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया आदि मापकर उसके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि या परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण थर्मामीटर है, और ये इसका जो इस्तेमाल होता है विज्ञान और इंजीनियरिंग के रूप में ज़्यादा किया जाता है। पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को नापता है एवं उसे मूल्य की गणना स्क्रीन पर किया देता है। ये हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल का अर्थ होता है अंक, अर्थात इसकी गणना अंकों में की जाती है। और लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है। जो पेट्रोल पंप की मशीन ये उदाहरण है हाइब्रिड कंप्यूटर का। उसके बाद हम बात करते हैं बाई साइज के अनुसार। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इसका नाम क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर चिप पर आधारित कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर आकार में छोटा होता है लेकिन इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, हाई देन माइक्रो कंप्यूटर। ये इसका स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होता है। उसका मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर होता है, बड़ा साइज होता है। प्रोसेसर का साइज भी इसका ज़्यादा होता है, प्रोसेसर स्पीड हाई है इसका। और सुपर कंप्यूटर एक साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि बहुत सारा CPU लगा रहता है, एक से अधिक CPU लगा रहता है, और फॉर द साइंटिफिक पर्पस इसका काम होता है। भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर जो कि स्पेस रिसर्च और अदर कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। उसके जनरल पर्पस कंप्यूटर में CPU की क्षमता और कम होती है, लेकिन इसकी कीमत भी कम होती है। और जनरल पर्पस मतलब ये साधारण कार्य करेगा ये कंप्यूटर। और उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस मतलब कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए हम स्पेसिफिक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन के जहाँ तक बात करते हैं, ये इतना भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में बांट दिए हम, बाय टाइप, बाय साइज एंड बाय पर्पस। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सबसे पहले इनपुट, उसके बाद इस सेकंड पार्ट को प्रोसेस कहते हैं, उसके बाद आउटपुट आता है। इनपुट यूनिट मीन्स गिविंग डाटा टू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा डालना वो इनपुट कहलाता है, जो कि हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट डालते हैं। इनपुट डालने के बाद प्रोसेसिंग पार्ट में जाता है। प्रोसेसिंग पार्ट में 2 पार्ट होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट पार्ट में पहला है मेमोरी और दूसरा है CPU। मेमोरी में जो डाटा होता है, मेमोरी के डाटा को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी में डाटा जाने के बाद CPU में जाता है। CPU का 2 भाग है, एक CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमें फाइनल आउटपुट आता है, जो कि हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। आउटपुट हम मॉनिटर पे देखते हैं, जो कि मॉनिटर पे जो आउटपुट कहलाता है वो कहलाता है सॉफ्ट कॉपी मीन्स टेम्पोररी कॉपी। और जो प्रिंटर से जो आउटपुट देखते हैं वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है, मतलब परमानेंट कॉपी। मतलब जब तक लाइन रहेगा तब तक मॉनिटर पे हम आउटपुट देख सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और परमानेंट कॉपी हो गया, जैसे हार्ड कॉपी हो गया, जैसे हम प्रिंट आउट निकाल लिए तो वो मेरा परमानेंट कॉपी हो गया, जो कि प्रिंटर से निकलता है। तो प्रिंटर से जो आउटपुट निकलता है वो भी आउटपुट डिवाइस ही कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी पार्ट में। मेमोरी को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में
को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम जैसा कि नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज वोलाटाइल इन नेचर, अर्थात रैम का मेमोरी टेम्पोररी रहता है। इसमें जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो अस्थायी नहीं रहता है, अस्थायी है। मतलब जब तक सिस्टम का लाइन बना रहेगा, सिस्टम में लाइन चालू रहेगा, तब तक इसका डाटा स्टोर रहेगा। जैसे ही लाइन स्विच ऑफ होता है तो इसका डाटा खत्म हो जाता है। रैम भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एस रैम, एस डी रैम, डी रैम, एन वी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मतलब यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, कम रिफ्रेश होता है तथा डाटा अधिक समय तक रख सकते हैं। मतलब एस रैम में डाटा ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, जबकि डी रैम में ये जल्दी रिफ्रेश हो जाता है और स्लो स्पीड रहता है और डाटा ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। तीसरा है एस डी रैम। एस डी मतलब हो गया सिंक्रोनस डायनेमिक मेमोरी। एस डी रैम से ज़्यादा होता है इसका स्पीड, लेकिन यह रैम सीपीयू से अधिक घड़ी के अनुसार कार्य करता है। यह रैम सीपीयू में घड़ी के अनुसार काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एस रैम, एस डी रैम हो गया, डी रैम, एन वी रैम। एन वी रैम नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। मेमोरी के बाद हम लोग जो चर्चा करते हैं वो सीपीयू पे। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसका दो भाग है, सीयू कंट्रोल यूनिट जो कि डाटा को कंट्रोल करता है, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात किसी तरह का अर्थमेटिकल और लॉजिकल डाटा होगा तो वो एएलयू में जाएगा। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा मेमोरी में जाता है, मेमोरी से सीपीयू में जाता है, सीपीयू फिर वापस भेज देती है हमारा आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस मतलब इस पर हमारा रिजल्ट आएगा। उसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो आज के डेट में जो हम लोग बेसिकली जो पहले यूज़ होता था, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क होता था। तो फ्लॉपी डिस्क 2 साइज में आता था, 1.44 MB में, और एक आता था 1.2 MB में डाटा को हम स्टोर कर सकते थे। तो साइज बहुत कम होता था, एमबी में डाटा स्टोर होता था। लेकिन अब जो हार्ड डिस्क आ गया हमारा, उसमें डाटा हम लोग टीवी में स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का आ गया है। साथ साथ हमारा जो सबसे पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस आज के डेट में वो पेन ड्राइव है। आज से 5 साल 10 साल पहले पेन ड्राइव के बदले हम लोग फ्लॉपी का यूज़ करते थे और सीडी का यूज़ करते थे। फ्लॉपी की जो स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 1.44 MB थी। उसके बाद सीडी आया जिसका स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB हुआ, और डीवीडी आया जिसका कैपेसिटी अप टू 4.7 GB रहा। लेकिन सीडी डीवीडी भी हमारा, क्योंकि डाटा का इसमें सेफ्टी बहुत कम था। डाटा सेफ्टी मतलब सीडी कहीं भी ले जाते थे तो डाटा हो सकता था, स्क्रैच करने का डर रहता था सीडी का, और फ्लॉपी डिस्क में भी स्क्रैचिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होता था, डस्ट से बचाना पड़ता था और ये सेफ नहीं था। आज की डेट में पेन ड्राइव हमारा सबसे ज़्यादा सेफ स्टोरेज डिवाइस है। कहीं भी जाके इजीली हम लेके जा सकते हैं और किसी भी प्रोग्राम को इजीली स्टोर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस जो है वो पहला इनपुट डिवाइस। Input device, the device through which we get data into the computer memory is called input device. There are various type of input device. पहला है कीबोर्ड, माउस, then joystick, light pen, microphone, scanner, barcode reader. These are the important input devices. First is keyboard. Keyboard is the device through which we enter data into the computer memory. So keyboard is the most important device. Without keyboard computer can't work. बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। माउस नहीं भी रहेगा तो कंप्यूटर काम कर लेगा, लेकिन कीबोर्ड यदि नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए कीबोर्ड सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। सेकंड इज माउस। माउस जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस बेसिकली में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल, जो स्क्रॉलिंग बटन होता है जिससे हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं अप डाउन, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने के लिए माउस का काम होता है। ठीक है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इट इज ए डिवाइस विच कंप्राइज ए स्टिक विच इज अटैच्ड एट एन एंगल टू द बेस सो दैट इट कैन बी मूव्ड एंड कंटिन्यू। और बेसिकली इसका काम जो है जॉयस्टिक का, वो गेम खेलने के लिए काम होता है, गेम स्टेशन पे लगा रहता है। लाइट पेन इट इज ए वैंड लाइक लुकिंग डिवाइस विच कैन डायरेक्टली बी मूव्ड ओवर द डिवाइस स्क्रीन। लाइट पेन। देन उसके बाद माइक्रोफोन, साउंड कैन बी स्टोर्ड इन द डिवाइस इन ए डिजिटल फॉर्म बाय यूजिंग माइक्रोफोन। इससे साउंड को स्टोर किया जा सकता है। स्कैनर। स्कैनर इज ए इंपॉर्टेंट डिवाइस। वी कैन स्कैन इमेज इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में स्कैन करके इमेज डाल सकते हैं। आजकल स्कैनर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है।
हम जाते हैं, मान लीजिए हमको आधार कार्ड बनाना है, तो आधार कार्ड में हमारा आँख का स्कैन, अंगूठा का स्कैन सब लिया जाता है। कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए एटीएम भी जाते हैं, एटीएम में भी हमारा कार्ड का स्कैन किया जाता है। मीन्स स्कैनर हर जगह आपको मिल जाएगा। मान लीजिए एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो एयरपोर्ट में भी स्कैनर का यूज़ होता है, ताकि सामान का स्कैन किया जाता है। तो डिजिटल बड़ा स्कैनर, छोटा से लेके बड़ा सब तरह का स्कैनर उपलब्ध है। बारकोड रीडर का काम होता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। इट कैन रीड द बारकोड ऑफ द एनी टाइप ऑफ बारकोड रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसमें है आउटपुट डिवाइस मतलब जिस डिवाइस के द्वारा हमारा आउटपुट मतलब रिजल्ट आता हो। आउटपुट तो दो तरह का होता है, एक होता है मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। तीसरा स्पीकर है। फोर्थ इज प्रोजेक्टर, इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। देन हेडफोन्स, स्पीकर, ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर से जो आउटपुट आता है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि जो मॉनिटर से आउटपुट आता है वो टेम्पोररी रहता है। जब तक लाइन रहेगा तब तक मॉनिटर का आउटपुट दिखेगा। बेसिकली मॉनिटर को हम लोग VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर तीन तरह का होता है, CRT, LCD और LED। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहले मॉनिटर जो हम लोग यूज़ करते थे वो CRT बेस्ड था। टीवी भी CRT बेस्ड था, लेकिन CRT में क्या होता था कि लाइट ज़्यादा इमिट करता था, इसके कारण आँख पे ज़्यादा असर करता था और ज़्यादा देर तक लोग इस पर बैठ नहीं पाते थे। उसके बाद LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD मॉनिटर जो है CRT की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा था और इसमें भी अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ ये। उसके बाद आज की सबसे पॉपुलर है LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ये किसी तरह का आँख पर असर नहीं करता है। कितना देर भी मॉनिटर पर बैठ जाइए आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सेकंड हम प्रिंटर का बात करते हैं। प्रिंटर बेसिकली सबसे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के बाद सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस हमारा प्रिंटर आता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी मीन्स परमानेंट कॉपी। इससे जो आउटपुट निकलेगा उसको हम स्टोर करके कहीं भी रख सकते हैं। प्रिंटर बेसिकली जनरली हम लोग बात करते हैं तो दो तरह से, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें हम लोग आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पॉपुलर प्रिंटर रहा और जितने भी बड़े बड़े ऑफिस संस्थान में डॉट मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता था, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का सबसे बड़ा खासियत था कि प्रिंटिंग कॉस्ट इसका बहुत कम था। इसमें रिबन का प्रयोग होता था एज ए प्रिंट मीडिया, और सबसे बड़ा चीज़ था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत नॉइजी साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आप रेलवे का टिकट लेने जाते हैं, ट्रेन का टिकट लेने गए होंगे, कभी देखे होंगे कि जब टिकट निकाल के देता है तो धीरे धीरे टिकट निकलता है और बहुत ही नॉइजी साउंड देता है। तो कभी कभार देखते होंगे टिकट आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का निकलेगा, इसमें रिबन, इसका मतलब रिबन में इंक बहुत अच्छा रहता है तभी आपका निकलता है। लेकिन कभी कभार देखते होंगे बहुत धुंधला निकलता है तो मेरे पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ। इसका मतलब उसका जो इंक है, काटे जो रिबन है उसमें इंक की कमी हो गई है। तो इसमें इंक जो है रिबन बदला जाता है ताकि प्रिंटिंग हो सके। तो ये प्रिंटर सस्ता होता है। मोस्टली इसका जो कॉस्टिंग होता है अप्रोक्स 10,000 तक में ये प्रिंटर मिल जाता है। और बड़े बड़े ऑफिस जितने भी हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कॉपी का भी सुविधा रहता है, तो बड़े बड़े ऑफिस जितने भी हैं सब में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ होता है। क्योंकि जब बड़ा पैमाने पर काम करना रहता है तो सरकारी जितने भी संस्थान हैं वो डॉट मैट्रिक्स को ही प्रेफर करती है। सेकंड जो प्रिंटर हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत, वो है लेजर प्रिंटर और ये डॉट इंकजेट प्रिंटर। लेजर टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। इसमें जो इंक है टोनर के फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, पाउडर बढ़ा जाता है। और ये भी प्रिंटिंग जो जितने भी प्रिंट मीडिया है, प्रिंटिंग जो काम कर रहे, प्रिंट का काम कर रहे हैं बड़े बड़े, सब इसमें इसी प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर पॉपुलर प्रिंटर है। ये जो इसका जो रेंज है वो आपको 3,000 से लेकर के 10,000 तक अच्छा इंकजेट प्रिंटर, या 10 से 15,000 तक अच्छा लेजर इंकजेट प्रिंटर मिल जाता है। फोटो स्टूडियो जितने भी हैं वो सब इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें प्रिंटिंग क्वालिटी इसका भी अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीकर का। स्पीकर में हम लोग किसी तरह का आवाज़ को सुन सकते हैं स्पीकर के माध्यम से। इसका काम है साउंड को सुनना। उसके बाद प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच प्रेजेंट्स एन इमेज और मूविंग इमेज ऑन टू ए प्रोजेक्शन स्क्रीन इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। मतलब प्रोजेक्टर आज के डेट में सबसे पॉपुलर है। हर जगह मान लीजिए किसी तरह का प्रेजेंटेशन दिखाना हो तो बाय यूजिंग प्रोजेक्टर वी कैन मेक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब किसी तरह का प्रेजेंटेशन देना हो तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।
उसके बाद हेडफोन्स होता है, सेम एज फंक्शन है स्पीकर, इसका भी स्पीकर की तरह ही फंक्शन होता है। हेडफोन से द्वारा हम आवाज़ को सुन सकते हैं, कोई भी साउंड को ईजिली सुन सकते हैं। जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं आज के डेट में एक चर्चा का विषय है, जैसे कि कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया में आज तबाही मचाई है, उसी तरह से कंप्यूटर का वायरस भी बहुत दिनों से तबाही मचाते रहता है और उसके लिए हम लोग वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस का ही प्रयोग करते हैं। तो वायरस एक तरह से एक प्रोग्राम है जो कि हमारे प्रोग्राम को ख़राब कर देता है, माने एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम है। जब हम उदाहरण के तौर पे इसको एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम दैट इज कैपेबल इनफ टू मेक इट्स ओन कोड विदाउट नोइंग ऑफ यूजर बाय लिंकिंग द फाइल टू द डॉक्यूमेंट। मैंने अपने डॉक्यूमेंट के फाइल से अपने आप को लिंक कर देता है बिना यूजर की जानकारी के। तो वायरस को हम लोग बेसिकली 3 भाग में बांटते हैं, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस। सिस्टम वायरस जो हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। सिस्टम वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हार्ड डिस्क या MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड वाली किसी भी अन्य मीडिया के सिस्टम मीडिया में रहता है और यह बूट सेक्टर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हानि पहुंचाता है। io.sys, command.com और ms.sys फाइल को ये डैमेज कर देता है, जिसके कारण हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल कर जाता है। उसके बाद इसका में ट्रोजन हॉर्स है वायरस, वो आपका फिर माइक्रो वायरस है। उसके बाद फैट वायरस है जो कि दे अफेक्ट द एलोकेशन टेबल। फैट को विच इज अ पार्ट ऑफ द स्टोर एवरी इन्फेक्टेड फाइल। जो भी फाइल होता है फैट को जब नुकसान पहुंचा देता है तो हमारा सिस्टम वर्क प्रॉपरली नहीं करता है, जिसमें कि उदाहरण है मार्कबर्ग, टूडेज, सैटनबर्ग, एल्कोन, ये सब जो वायरस है ये हमारे सिस्टम को हानि पहुंचाता है। उसके बाद एक वायरस है जो कि डायरेक्ट एक्शन वायरस है, जिसमें कि दिस वायरस डुप्लीकेट फाउंड इन रूट डायरेक्टरी। डुप्लीकेट अपने आप को डुप्लीकेट बना देता है और रूट डायरेक्टरी में मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वियना वायरस बहुत पॉपुलर वायरस था जो कि अपने आप को एक डुप्लीकेट बना देता है। जैसे एक वायरस था तो अपने आप दूसरा बन जाता था। उसका डायरेक्टरी वायरस जिसमें कि सिस्टम के डायरेक्टरी में घुस करके उसको इफेक्ट करता है। उसमें जैसे कि DIA2 वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस जो कि हम लोग वेब प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसमें घुस करके उसको इफेक्ट करता है, जैसे GAS फोर्टनाइट वायरस। ऐसे तो वायरस बहुत तरह का आया और बहुत सारा वायरस जो है सिस्टम को नुकसान पहुंचाता रहा। अमेरिका में भी आया, जैसे कि 5 मई 2000 को एक वायरस आया, आई लव यू वायरस, जो कि सिस्टम को इफेक्ट किया। इंटरनेट के माध्यम से, मेल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को इन्होंने इस वायरस ने इफेक्ट किया। उसके बाद आया जीनस वायरस जो कि जुलाई 2007 में आया। इससे भी सिस्टम में बहुत बड़ा तबाही मचा। तो वायरस को रोकने के लिए प्रिवेंशन, वायरस कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में वायरस है? जब आपके सिस्टम में वायरस आएगा तो आपका सिस्टम का जो फाइल का साइज है रिड्यूस कर देगा, स्पीड स्लो हो जाएगा और साथ साथ आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, अपने आप कोई फाइल क्रिएट हो जाएगा, तो इट मीन्स आपका सिस्टम इफेक्ट किया हुआ वायरस से। तो उसी समय आपको सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए या फाइल या डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस का जरूरी है। बहुत सारा एंटीवायरस, पॉपुलर एंटीवायरस मार्केट में है, जिसमें कि क्विक हिल एंटीवायरस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, फिर नॉर्टन का एंटीवायरस है। ये सब एंटीवायरस हम यदि सिस्टम में लगा देते हैं तो हमारा सिस्टम सुरक्षित रहता है, क्योंकि प्रत्येक सिस्टम को यदि सुरक्षित बनाना हो, प्रॉपर तरीका से काम करना हो, जिस तरह से किसी भी बीमारी से बचने के लिए वायरस एंटीवायरस दवा का यूज़ होता है, उसी तरह से यदि सिस्टम को बचाना है तो हम लोग एंटीवायरस का सिस्टम में इंस्टॉल करना बहुत ही मस्ट है। एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद उसको अपग्रेड भी किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि टोटल जो भी वायरस हमारे सिस्टम में प्रवेश करने का कोशिश करे वो उसका अपने आप वो किल हो जाए और हमारा सिस्टम जो फास्ट गति से काम कर रहा है वो फास्ट गति से काम करता रहे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोसेसर लगा दीजिए, कितना भी हाई स्पीड सिस्टम ले लीजिए, यदि आपके सिस्टम में वायरस का इफेक्ट आ जाता है तो आपका सिस्टम प्रॉपरली कभी नहीं वर्क कर सकता है। सिस्टम हमेशा प्रॉब्लम देगा। कभी कभार सिस्टम अपने आप प्रॉपरली शट डाउन नहीं हो पाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा सिस्टम, और आप जो इंपॉर्टेंट फाइल बना रहे हैं या फोल्डर है, फोल्डर को करप्ट कर देगा या उसका नाम बदल देगा। तो इस तरह से वायरस जो है हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा तबाही मचाता है और इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक सिस्टम में जब भी आप सिस्टम खरीदे या सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ या जो भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं उसके साथ साथ एंटीवायरस का पैकेज भी जरूर इंस्टॉल करें। प्रत्येक एंटीवायरस का अलग अलग कॉस्टिंग होता है, इंटरनेट पे भी आपको मिलता है एंटीवायरस, लेकिन जनरली अच्छा रहता है कि आप उसको खरीद कर ही एंटीवायरस का यूज़ करें। एंटीवायरस यदि खरीद के यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम में 1 ईयर का डेट दिया, 1 साल का वो
टाइम रहता है, 1 साल बाद उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। यदि आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपका वायरस का डेट खत्म होने के बाद सिस्टम फिर असुरक्षित हो जाता है, फिर सिस्टम में वायरस आने का खतरा बना रहता है। इसलिए मित्रों सभी से ये है कि वायरस को बचाना, यदि सिस्टम को बचाना हो वायरस से, तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज इंटरनेट हर जगह, प्रत्येक जगह आपको इंटरनेट ही के माध्यम से ही कार्य हो रहा है। इंटरनेट बेसिकली इट इज ए नेटवर्क ऑफ मिलियन ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ अस टू एक्सेस एंड गेट इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट बनता है, उस वेबसाइट में HTML, DHTML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के माध्यम से वेबसाइट बनाया जाता है और वेबसाइट द्वारा हम किसी भी चीज़ की, किसी भी जानकारी को हम देख सकते हैं। आज हम कोई छोटा से छोटा जानकारी भी चाहिए, गूगल पे केवल लिखते हैं तो हमारा वो जानकारी हमें मिल जाता है। WWW जिसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ द वेब एज ऑर्डिनरी पीपल कॉल and it is a part of all internet. WWW is a computer network consist of collection of internet files that offer text and graphics, sound and animation. The web browser is a program which allows the user to view download files through website. For example, the most popular browser is Internet Explorer, then Mozilla Firefox, Netscape Navigator. E-commerce refers to online stock, share trading, banking and बाइंग एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर विदाउट विजिटिंग स्टोर और कंपनी। मतलब ई कॉमर्स के द्वारा हम घर बैठे कहीं से भी स्टॉक, शेयर ट्रेडिंग, बैंकिंग और किसी तरह का हम काम कर सकते हैं बिना स्टोर गए हुए या कंपनी में गए हुए। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कम्युनिकेशन। इंटरनेट प्रोवाइड ईजिएस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। घर बैठे चाहेंगे पूरी दुनिया को कहीं से भी जोड़ना तो इंटरनेट के माध्यम से हम कम्युनिकेशन इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, न्यूज़। पहले था कि न्यूज़ सुनने के लिए न्यूज़पेपर का जरूरत पड़ता था, लेकिन आज हम घर बैठे ऑनलाइन किसी भी तरह का न्यूज़ को हम घर बैठे सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने का भी सुविधा है, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तीसरा, हमारा हेल्थ। किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चाहिए तो आपको इंटरनेट पे गूगल में जाएंगे और हेल्थ संबंधित किसी भी तरह का टिप्स हुआ या किसी तरह का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, आप नेट के माध्यम से ले सकते हैं। शॉपिंग आज सबसे महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शॉपिंग, किसी तरह का कपड़ा से लेकर के जूता से लेकर किसी छोटे चीज़ का भी आप घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत सारा इसका वेबसाइट बना हुआ है जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बैंकिंग, घर बैठे बैंकिंग का सुविधा आप नेट के माध्यम से ले सकते हैं। बैंकिंग मतलब यह हो गया कि आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेट बैंकिंग के द्वारा आप इंटरनेट आपके पास है और आपका नेट बैंकिंग का बहुत सारा ऐप बना हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके माध्यम से आप घर बैठे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं किसी को भी 24 आवर कभी भी ज़रूरत पड़ा आप पैसा भेज सकते हैं बाय यूजिंग नेट बैंकिंग। उसका एजुकेशन, पढ़ाई में आज की डेट में जैसा कि आज का दौर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि पूरे तरह से लॉकडाउन है। आज कोरोना वायरस के कारण सभी स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन पढ़ाई अभी भी जारी है। जैसे हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेट आपके पास है। यदि इंटरनेट है तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे रहें, आपका पढ़ाई रुक नहीं सकता है। एजुकेशन, जैसे आप जूम ऐप के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। फिर यूट्यूब पे बहुत सारा लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बहुत सारा लोग को जानकारी मिल जाता है अदर मीडिया से भी कि हाँ कैसे कोई पढ़ाई करना है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से हमारा इंटरनेट ने बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। आज प्रत्येक लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के भी घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। ये संभव हुआ थ्रू इंटरनेट। और उसके बाद है सोशल मीडिया साइट्स है बहुत सारे, जैसे इसके द्वारा हम लोग अपने बात को रखते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फिर ट्विटर हो गया। इस सब द्वारा एक काम को आसान बनाया गया है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके अपने ग्रुप में अपने बात को शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पे अपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको फेसबुक पे लोग अपलोड करके रखते हैं ताकि दुनिया में जो भी उनके फ्रेंड सर्कल उसमें है सब देख सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सके। तो ये इंटरनेट हमारे लिए बहुत सारा फ़ायदा भी देता है, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। कोई भी चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज तो बहुत सारा है, डिसएडवांटेज है कि इंटरनेट का मिसयूज भी बहुत सारे लोग करते हैं, साइबर क्राइम में करते हैं।
बहुत सारा बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही लोग घर बैठे ही, मान लीजिए आपने अकाउंट में कोई पैसा डाला तो आपका साइबर क्राइम के तहत आपका पैसा को निकाल दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहीं और। तो ये सब चीज़ भी है, तो इसके लिए आपको सचेत भी रहना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप नेट यूज़ कर रहे हैं या बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना पासवर्ड और जो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है वो किसी को शेयर नहीं करना है। साथ साथ आपके जब भी आप कोई नेट बैंकिंग का काम करते हैं तो आपको OTP आता है, OTP आता है तो अपने OTP भी किसी को नहीं बताना है, जिससे आपका जो ट्रांजेक्शन सिक्योर रहे। तो ट्रांजेक्शन सिक्योर रहने के लिए बहुत सारा लोग फ़ोन करते हैं कि आपका ATM कार्ड आ रहा है, आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बताइए। तो कभी भूल से भी आप अपने ATM का पासवर्ड या अपने ATM का नंबर या ATM कार्ड का नंबर कभी नहीं बताएं, क्योंकि आप ऑनलाइन ठगी का शिकार बन सकते हैं। ऑनलाइन ठगी का शिकार कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऑनलाइन साइबर क्राइम करने वाले बैठे हुए हैं, जो कि आपके डाटा को चुराते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपको फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही बोल रहा है, और आप अपने पूरी जानकारी उसको दे सकते हैं कार्ड का। इस तरह से आप इंटरनेट साइबर क्राइम का शिकार बन सकते हैं। तो हमारा इस चैप्टर के माध्यम से लोगों से एक इंटरनेट अच्छा चीज़ है, लेकिन लोगों को ये भी जानकारी दें कि इंटरनेट के खराब परिणाम से कैसे बचें, किस तरह से हम सिक्योर रहें। और बहुत सारा वेबसाइट भी है जिसमें के माध्यम से अच्छे शिक्षा दिए जा रहे हैं, और शिक्षा को ग्रहण करना इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम is an integrated set of programs that controls the resource of computer system and provides its user with an interface or virtual machine that is more convenient to use the bare machine. Or in easy way, we can say that operating system acts as interface between user and machine, or we can say that user and hardware. The basic thing is operating system, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो किसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग 1981 से हुआ, जब आया पहला मार्केट में डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA इन द ईयर 1981। द फाउंडर ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट इज बिल गेट्स, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, और पूरे दुनिया का सॉफ्टवेयर जो भी बनता है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA की वही बनाती है। तो 1981 में डॉस बना, और डॉस, क्योंकि डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो डॉस में बहुत सारी समस्या थी। तो डॉस को समस्या को दूर करने के लिए 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा विंडो एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुई, और आज भी विंडो के बराबर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हो सका, क्योंकि विंडो GUI को सपोर्ट करता था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आप विंडो के माध्यम से, क्योंकि डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, मीन्स आपको केवल इसमें कमांड बेस्ड था। डॉस को हम लोग कमांड बेस्ड कर सकते हैं, विंडो आपको कमांड बेस्ड नहीं। विंडो में आपको माउस का यूज़ करके किसी भी फाइल को इजीली ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और ये आपको यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम था। यूजर फ्रेंडली मतलब कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी यदि कंप्यूटर को थोड़ा बहुत जानकारी भी रखता था तो वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा वर्जन आया, जिसमें कि विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, विंडो 2000, विंडो ME, विंडो 7, विंडो 10। जो सबसे पॉपुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ तक था वो विंडो 95 हुआ, विंडो 98 हुआ, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत है कि ग्राफिकल यूजर को सपोर्ट करता है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का ही चल रहा है। ऐसे तो यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, लेकिन यूनिक्स उतना पॉपुलर नहीं हो सका जितना हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आज के डेट में पॉपुलर है। सर्वर, ए कंप्यूटर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन दैट ए नंबर ऑफ कंप्यूटर कैन शेयर इज कॉल्ड सर्वर। सर्वर में एक सर्वर बहुत सारे कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वर होता है, जो सर्वर से बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। सर्वर के माध्यम से डाटा शेयरिंग होता है, जिसके आसानी से मैं जैसे बैंक का अपना एक सर्वर होता है। जैसे हम लोग बैंक में काम करते हैं या किसी काम करने बैंक में गए तो वहाँ देखते सर्वर से डाटा फेल करे, सर्वर से लिंक नहीं मिल रहा है, मीन्स वहाँ से उसका मेन सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो सर्वर उसका मेन कंप्यूटर होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है, पूरा सिस्टम को डाटा। जैसे रेलवे का अपना सर्वर है, रेलवे का सर्वर यदि क्रैश कर गया, हैक कर गया, कोई हैक कर लेता है तो उसका डाटा को उचला सकता है। इसलिए सर्वर बहुत मोस्ट सेंसिटिव होता है, और सर्वर
में हमारा टोटल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल डाटा रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखा जा सकता है और उसके बाद वहीं से उसको शेयरिंग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो नेटवर्क सिस्टम के अंतर्गत कहलाते हैं। नेटवर्क का फ़ायदा ये होता है कि नेटवर्क से आपका रिसोर्स का बचत होता है, डाटा शेयरिंग होता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक कंप्यूटर को में नेटवर्क से जोड़ दिया, उस पर प्रिंटर जुड़ा हुआ है और दूसरे कंप्यूटर से उसको जोड़ देते हैं या 10 कंप्यूटर से हम जोड़ते हैं तो 10 कंप्यूटर उस प्रिंटर को शेयर कर सकता है इजीली। तो आपको 10 को प्रिंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, 10 प्रिंटर की जरूरत नहीं है। केवल सिंगल प्रिंटर से केवल कमांड वहाँ से मान लीजिए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 करके बैठा हुआ है तो यूजर 4 यदि वहाँ से इंस्ट्रक्शन कमांड देता है प्रिंट का तो डायरेक्ट जो मेन आपका कंप्यूटर है उससे कनेक्ट रहता है और सीधे प्रिंट वहीं से निकल जाता है। तो यही फायदा नेटवर्क सिस्टम से। नेटवर्क में बहुत सारा लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मास एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन, वैन, मैन इस तरह का नेटवर्क का यूज़ करके हम लोग कहीं भी एक डाटा को शेयरिंग इजीली कर सकते हैं, कहीं से भी डाटा इजीली एक दूसरे जगह से भेज सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क। साइंस सॉफ्टवेयर जो पिछले लगातार 22 सालों से ऑनलाइन ठीक है, साइंस सॉफ्टवेयर जो लगातार पिछले 22 सालों से ऑफलाइन माध्यम से अपना स्टडीज पढ़ा रही है, अपना पढ़ाई करवा रही है कंप्यूटर का। आज हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट की फंडामेंटल क्लास। ये क्लास न केवल छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए या फिर बड़े जो भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से फंडामेंटल जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से जो फंडामेंटल होता है पूरे A to Z हमने फंडामेंटल को टच किया है। तो मेरा आग्रह है सभी लोगों से कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आगे जो भी आने वाले इसका साइंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज के हम लोग कंप्यूटर का बहुत सारा चीज़ लोड करने जा रहे हैं, उसका भी फ़ायदा आपको मिलता रहे।